अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। किस्त नंबर 16 है। राइटर धनक हाशमी। छोड़ो मेरी बहन को, प्लीज़ छोड़ दो। वो रोबाज की तरफ दौड़ी जब रास्ते में ही इरसाल उसे अपनी तरफ खींच चुका था। मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा छोड़ो उसे। वह लग के बल चिल्लाती इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जो उसे घसीटता हुआ निकाह ख्वाह की तरफ बढ़ रहा था। स्वीट हार्ट, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा हो या ना हो, तुम हमारा बहुत कुछ बिगाड़ने चली थी। खैर तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, बस एक दफ़ा निकाह कर लो, हम उसे छोड़ देंगे। चलो शाबाश। उसे पटकने के अंदाज में काउच पर बिठाता खुद भी बैठ चुका था, जबकि इरसाल के दोस्त तो जानते थे कि वो ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है, लेकिन बेचारा निकाह ख्वाह हक्का बक्का सारी सूरत हाल मुलाहिजा कर रहा था। लड़की रजामंद नहीं है, इसलिए मैं निकाह नहीं करवा सकता। निकाह ख्वाह की गुस्सैली आवाज़ पर इरसाल के नकोश तन गए। निकाह तो आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर में आपकी बीवी है। अगर उसे कुछ हो गया तो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप काफ़ी समझदार हैं, अपनी बीवी की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। उधम के आमेज लहजे में मुस्कुरा कर बोला, जिस पे वो बेबसी से उसे देख कर रह गया। चलिए अब निकाह शुरू करिए। इसके कहने की देर थी कि निकाह ख्वाह ने डर कर निकाह के कलमात शुरू कर दिए। रिजा जैदी बिन इब्तिहाज जैदी आपका निकाह इरसाल जैदी बिन सरगम जैदी से बावस हक महर 1 करोड़ सिक्के राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? निकाह ख्वाह की आवाज़ उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल रही थी। उसकी नज़र सिलिकॉन पर उठी, जो बार बार उसे रोक रही थी कि ये निकाह मत करो। जिजा, सिलिकॉन तुम्हारा वजूद है और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा अपने वजूद की हिफाजत करोगी। किसी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और उसे फैसला करने में एक पल लगा। कबूल है। उसकी कांपती आवाज़ पर इरसाल के होंठों पे फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने 3 दफ़ा कबूल है कहकर अपनी पूरी ज़िंदगी आज उस शख्स के नाम कर दी जो आज उसकी नज़रों में गिर चुका था और जिसके लिए उसके दिल में सिवाय नफ़रत के कोई और जज्बा नहीं था। फिर रिजाल से भी निकाह ख्वाह ने पूछा, जिसने खुश दिली से फ़ौरन कबूल करके रिजा को ताउम्र के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। एजाब व कबूल के बाद अब उसके दोस्त मुबारकबाद देते उससे बगलगीर थे, जबकि रुबाज भी अपने भाई की फतह पर सिलिकॉन को छोड़ता से मुबारकबाद पेश कर रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। रुबाज मुस्कुराता हुआ उससे अलग हुआ। खैर मुबारक। वो गहरी मुस्कुराहट से अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ देखता बोला, जो सर झुकाए अपनी किस्मत पे सोग मना रही थी। अच्छा तुम सिलिकॉन को घर छोड़ दो, क्योंकि आज घर वालों के लिए एक झटका ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा झटके देने दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने का खर्चा है। उसके कान में सरगोशीनुमा आवाज़ में कहता पीछे हुआ। राइट। वैसे भी हर कहानी में बहुत से ताश के पत्ते होते हैं और हर पत्ता सही वक्त पर खुले तो ही अच्छा है। वो चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए जहरीले लहजे में गोया हुआ, जो सिर्फ इरसाल ही समझ सका था। तुम लोगों ने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया है, एक दिन इसका हिसाब ज़रूर दोगे। उसकी धाड़ पे वो दोनों भाई ठिठाई से मुस्कुरा दिए। चलो सिलिकॉन, उसका बाजू खींचता हुए ले जाने लगा। स्वीट हार्ट तुम फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगा। खैर ये भी एक सरप्राइज़ है। चलो फिलहाल घर चलते। रुबास और सिलिकॉन के जाते हुए सरगोशन में आवाज़ बोलता उठ खड़ा हुआ। आर्यन तुम दोनों इन्हें घर छोड़ देना, हम भी निकल रहे। इरसाल निकाह ख्वाह की तरफ इशारा किया अपने दोस्त से मुखातिब हुआ, जो यहाँ से जाने की तैयारी में था। ओके। वो दोनों से रस्मी मुसाफा करते निकाह ख्वाह को साथ लिए निकल गए। चले मिसेस, उसने अपनी चौड़ी हथेली उसके आगे फैलाई, जो बेहिस हरकत बैठी ना जाने किन सोचों में गुम थी, जबकि आंसू पलकों से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्वीट हार्ट, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। उसकी तरफ से जवाब ना पाकर वो संजीदगी से बोला। उसके दोबारा मुखातिब करने पर उसने पलकें उठाई और सरसरी इसका जायज़ा लिया, जो ग्रे एंड वाइट 3 पीस में मलबूस बहुत चार्मिंग लग रहा था। उसके सरापे से फ़ौरन नज़रें हटाती वो उसके आगे की गई हथेली को इग्नोर करती उठी और अपनी मैक्सी संभालती हुई चलने लगी, तो भी उसके साथ हो लिया। ओह हेलो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा शोरूम कोई ड्राइवर नहीं, चलो आगे बैठो। वो लोग बाहर गाड़ी तक पहुंचे। जब उसे पिछली नशिस्त का दरवाज़ा वाह करते देख वो फ्रंट डोर ओपन करता हाकिमाना लहजा अपनाए गोया हुआ, तो बिना टूटरा किए पिछला दरवाज़ा बंद करती आगे बढ़ गई। उसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी जन से भगा ले गया। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ,
वो जो तुम्हारा भाई है वो भी तुम्हारी तरह ज़ालिम है, तो तुम्हारा बाकी ख़ानदान तो गुंडागर्दी करता होगा। उसे गाड़ी में लिए घर छोड़ने जा रहा था जब वो रास्ते में उस पे अपनी भड़ास निकालने लगी। तुम्हें जो कहना है कह लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज रोबाज़ ज़ैदी बहुत खुश है। उसके गुस्से से फूले नतने देखकर वो तपाने वाली मुस्कुराहट समेत बोला, हाँ हाँ, तुमने किला जो फतेह कर लिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस, रोबाज़ ज़ैदी जीतने वाला जीत की खुशी में हारने वाले को कमज़ोर समझ लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दुश्मन को कमज़ोर समझना हार की पहली अलामत है। तुम्हें तुम्हारी पहली हार मुबारक हो। वो जो ड्राइव करता बाहर दौड़ते मनाजिर देख रहा था, सिलिकॉन का बला का सख्त लहजा उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर गया। रोबाज़ ज़ैदी हारने वालों में से नहीं है। फिर तो देखते हैं इस हार जीत के खेल में बाजी कौन लेगा, सर्द आवाज़ में कहता दोबारा ड्राइव की तरफ मुतवज्जे हो गया था। जीत को खेल समझने वाले जीतकर भी हार जाते हैं। जीत को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं, पुरसुकून अंदाज में कहती सा सीट के पुष्ट से टिका गई। कमजोरी हो या ताकत, मकसद तो जीत है, और मैं अपने मकसद से कभी दस्तबरदार नहीं होता। वो भी रोबाज़ ज़ैदी था, तो फिर कैसे वो एक छोटी सी लड़की सी बातों में हार जाता। मकसद का पल्लो थामना जीत का पयाम नहीं। खैर, तुम अपना भरम कायम रखो और मैं अपनी कोशिश। वो एक अदा से सपाट लहजे में कहती, उसे लाजवाब करती, उस पर सरसरी मगर नफरत से भरपूर निगाह डालकर गाड़ी से उतरी, क्योंकि उसका घर आ चुका था। ये लड़की क्या चीज़ है। कल तक तो मैं जब भी इससे मिलता था ये मुझसे खाइफ रहती थी, और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गई। ना आंखों में कोई खौफ था। उफ, मैं तो उसे समझ ही नहीं पा रहा। ये अचानक इतनी निडर नहीं हो सकती, मतलब ये शुरू से ही इतनी निडर है, तो फिर ये आज तक मासूम और डरपोक बनने का ड्रामा क्यों कर रही थी। ये डरपोक है निडर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उफ, मेरा दिमाग माफ हो रहा है। खैर जो भी है, मुझे बस अपना इंतकाम याद रखना है। वो सर थामता, दिमाग में अनगिनत सवाल लिए आखिर में सर सीट के पुष्ट से टिकाता उसे घर के अंदर दाखिल होता देख रहा था। जो भी था, ये लड़की उसकी टक्कर की थी, जो उसे उसी की जुबान में जवाब देकर गई थी। डैड, अरहम, इब्तिहाज ज़ैदी और अरहम जो पुलिस के साथ मिलकर उन्हें पूरे इलाके में ढूंढ कर आ रहे थे, अब गम और थकन से निढाल काउच पे सर थामे बैठे थे। जब सिलिकॉन की आवाज़ पे दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सिलिकॉन, पहले इब्तिहाज ज़ैदी ने उसे अपने सीने में भेजा। मेरी प्रिंसेस, कैसी हैं आप? आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और रिजा कहाँ है? उससे अलग होते उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते फिक्र और गम की मिलीजुली कैफियत में बोले, डैड, मैं रिजा को ढूंढने गई थी। सॉरी, मैं इस वक्त इतनी परेशान थी कि आपको बता ही नहीं सकी, लेकिन आप परेशान मत हो, वो जल्द ही मिल जाएगी। उनकी आंखों में आंखें डालकर सफाई से झूठ बोल गई, लेकिन सिलिकॉन, तुम गई कहाँ थी? और हमने खामोशी तोड़ी। वो मैंने अपनी इंस्टा आईडी पे रिजा की पिक शेयर की थी, और साथ उसकी गुमशदगी के मुतालिक लिखा था, तो मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया कि रिजा की किसी रेस्टोरेंट मौजूद है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो रिजा नहीं थी। फिर मैंने आसपास लोगों से भी पूछा और उससे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं थक हार कर घर लौट आई, उसने टसवे बहाते हुए कहा, और आखिर में अरहम के गले लग गई। सिली, कोई बात नहीं, शाबाश, रोना बंद करो, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम रिजा को ढूंढ लेंगे। वो उससे अलग होता हाथों की पोरों से उन सब्ज आंखों से गिरते मोती चुनने लगा। उसके दिलासे पे वो सरसबात में हिलाकर रह गई। चलो बेटा, अब आप अपने रूम में जाओ, कुछ देर रेस्ट करो, बेहतर महसूस करोगी। इब्तिहाज ज़ैदी प्यार से उसका गाल थपथपा कर बोले, तो फीकी मुस्कुराहट समेत खामोशी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। और जो रिजा को उसके आंसुओं की वजह समझ रहे थे, हकीकत से और उसके अंदर चल रहे तूफान से बेखबर उसे जाता देखने लगे। और हम अभी तक एसएचओ साहब की कोई कॉल क्यों नहीं आई? उन्होंने लाउंज में टहलते फिक्रमंदी से पेशानी मसलते उससे इस्तफसार किया। जो फिक्र वो लाइलमी से कंधे उचका गया। डैड, उनकी कॉल आ जाएगी, आप यहाँ बैठिए। उन्हें यूं टहलता देखकर शानों से थामे ज़बरदस्ती काउच पर बिठाता खुद उनके पास बैठा। इससे पहले कि कुछ कहते लैंडलाइन फ़ोन की बजती बेल ने उन्हें मुतवज्जे किया, तो अरहम ने बिना देर किए दौड़कर कॉल रिसीव की। हेलो हेलो, मुझे मिस्टर इब्तिहाज से बात करनी। इसके हेलो पे दूसरी जानिब से किसी की संजीदा आवाज़ उभरी, तो वो फ़ौरन इब्तिहाज ज़ैदी की तरफ फ़ोन बढ़ा गया। हेलो जी, कौन? हेलो हेलो, उनके कोई 10 दफ़ा हेलो कहने पर भी कोई जवाब ना आया, और फिर दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। डैड, कौन था? और हमने बेसब्री से पूछा। पता नहीं, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, और फिर कॉल कट कर दी। उन्होंने ताज्जुब से कहा, अपनों से झूठ बोलना भी एक इम्तिहान है, लेकिन कभी कभी सच्चाई के जहर से अपनों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। रोबाज़ ज़ैदी, तुमने सिलिकॉन ज़ैदी को मजबूर किया है, और अब सिलिकॉन ज़ैदी तुम्हें मजबूर कर देगी। हमारे दरमियान ना तो कोई एहसास है ना जज्बात, सिर्फ एक जुनून है जिसका नाम नफ़रत है, और ये जुनून कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बालकनी में रेलिंग से टेक लगाए खड़ी आज पहली दफ़ा सिगरेट को हाथ लगाते से मुंह में दबा चुकी थी। आज उसकी आंखों में नफ़रत थी, दर्द था, बेबसी थी, करब था।
میرے اندر خاموشی کا طوفان برپا ہے۔ یہ طوفان جب تک دفن رہے گا تب تک تم پرسکون ہو، اور جب یہ طوفان باہر آئے گا میں بھی نہیں جانتی کہ کیا کچھ بہا لے کر جائے گا۔ وہ خود کلامی کے انداز مجھ سے مخاطب تھی اور ساتھ ہی ساتھ سگریٹ کے گہرے کش بھی لے رہی تھی۔ رباہ زیدی، ہماری نفرت کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن انجام سلیقان کی مرضی سے ہوگا۔ تم نے عورت کو کھلونا سمجھنے کی غلطی کی ہے تو اس کی سزا تو مل کر رہے گی۔ اور جنونی انداز میں کہتی آنکھوں سے بہتا گرم سیال بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑ گئی۔ لیکن یہ جنون محبت کا نہیں تھا، یہ نفرت کی جنونیت تھی۔ جتنی نفرت رباہ زیدی اس سے کرتا تھا شاید سلیقان زیدی اس سے بھی زیادہ کرتی تھی۔ ان کی نفرت میں الگ ہی جنونیت، الگ ہی شدت تھی۔ اگر وہ نفرت اتنی شدت سے کرتے تھے تو جب محبت کرتے کتنی شدت اور جنونیت سے کرتے۔ اور اب نہ جانے یہ نفرت کی جنونیت کیا رنگ لانے والی تھی، دو دلوں کو جوڑنے والی تھی یا سب کچھ تہس نہس کر دینے والی تھی۔ لیکن یہ فیصلہ تو وقت نے ہی کرنا تھا۔ رباہ زیدی، سلیقان زیدی ایک پہیلی ہے جسے جتنا سلجھانے کی کوشش کرو گے خود الجھ کر رہ جاؤ گے۔ وہ دوسرا سگریٹ لبوں میں دباتی پھر سے گہرا کش لینے لگی۔ وہ دونوں سارا راستہ خاموشی سے کاٹتے اب گھر پہنچے تھے۔ وہ دونوں لاؤنج کے دروازے سے داخل ہوئے جب گھر کے سبھی افراد کو لاؤنج میں محوی گفتگو پایا۔ سب کو دیکھ کر ارزال نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما جو دلہن بنی سہمی نظروں سے اس گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ آقا جان، اس کی سنجیدگی سے بھرپور بلند آواز لاؤنج میں گونجی تو وہ ہوش میں لوٹتی آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ باقی سب جو دونوں بھائیوں کے منتظر تھے اس کی پکار پہ سب اپنی اپنی نشست چھوڑتے سوالی نظروں سے کبھی ارزال تو کبھی اس کے ہمراہ بھاری بھرکم میکسی میں اپنا نازک وجود چھپائے خائف سی نظر جھکائے کھڑی انجان لڑکی کو دیکھتے۔ ارزال، عالیہ نے بیگم کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ ارزال، اتنی دیر کر دی؟ کیا تم ہمارے اصولوں سے واقف نہیں ہو؟ تم نے وقت دیکھا ہے کیا رات کے 11 بج رہے اور تمہیں ابھی یاد آیا کہ تمہارا کوئی گھر بھی ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ وہ ریجا کے لیے سب کے درمیان آ کھڑا ہوا جب آقا جان کی دھاڑ پہ سب خائف رہ گئے۔ یہ میری بیوی ہے، وہ پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ مطمئن انداز میں ڈالتا سب کا سکون غارت کر گیا، جو سب غم و حیرت کی تصویر بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے بیگم اور سرگم زیدی کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو، لیکن ہمیں تمہارا یہ مذاق ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ آقا جان، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہی سچ ہے، میں نے شادی کر لی۔ اس کا اطمینان ابھی بھی برقرار تھا۔ ارزال! ایک دم آقا جان اپنی دھاڑ سمیت چٹاخ سے اس کے گال پہ نشان چھوڑ گئے، جس پہ سب ہکا بکا کبھی ارسال تو کبھی آقا جان کی جانب دیکھتے جو اسے خطرناک حد تک گھور رہے تھے، جو آج اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آیا تھا اور اب اپنے گال پر ہاتھ رکھے چہرے پہ غصہ لیے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے خاندان کے سالوں پرانے اصول تم نے ایک ہی پل میں خاک ملا دی اور اب کس قدر ڈٹائی سے ہمارے سامنے کھڑے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہمیں تم سے ایسی حرکت کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ انتہائی جلال سے اس پہ دھاڑے جس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، نہ ہی اس کے اطمینان میں کوئی کمی دکھائی دی۔ ارزال، کیا اس دن کے لیے ہم نے تمہیں بڑا کیا تھا؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ اب خاموش کیوں کھڑے ہو؟ سرگم زیدی جو خاموش کھڑے تھے بالآخر ان کا ہی ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا یہ مہذب بیٹا انہیں ایسا دن بھی دکھائے گا۔ بابا جان، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ لوگ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے شادی ہی تو کی ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا جس سے آپ کے خاندانی اصولوں کو ٹھیس پہنچی ہو۔ وہ ہنوز اطمینان سے مگر آخری جملہ طنزیہ لہجے میں کہتا لبوں پہ گہری مسکراہٹ سجائے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ارزال، بات کو گھماؤ مت۔ کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے جو تمہیں انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ اور مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، اگر تمہیں یہ لڑکی پسند تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتے تو ہم خود اس کے گھر رشتہ لینے جاتے، تم یہ راستہ بھی تو چن سکتے تھے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ سرگم زیدی غم و غصے کی کیفیت سمیت اسے شانوں سے تھامے جھنجھوڑ رہے تھے جو بت بنا کھڑا تھا۔ اب وہ نہیں انہیں کیا بتاتا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بیوی اور اس گھر کی بہو بنا کر لایا تھا وہ ان کی بھتیجی تھی۔ ارزال، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ وہ اسے پھر سے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، لیکن اس کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ بابا جان، میرے پاس آپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ یہ جواب میں نہیں کوئی اور دے گا، بس کل صبح تک کا انتظار کرے۔ پرسکون سا کہتا سب کو تردد میں ڈال گیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ واضح کرو۔ آقا جان پس و پیش مبتلا برہم ہوئے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ سننے کی سکت نہیں رکھتے، اسی لیے آج رات کے لیے اس بحث کو ترک کر دیجیے، کیونکہ کل صبح کا سورج اپنی روشن کرنوں کے ساتھ بہت کچھ اجاگر کرنے والا ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظ انہیں کچھ باور کرا رہا تھا جو وہ سمجھ نہ سکے۔ کل صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال اس لڑکی کو ہماری نظروں سے دور لے جاؤ۔ تنفر سے ڈری سہمی اس معصوم مگر بقول آقا جان کے مکار رجا پہ نظر ڈالتے حکم صادر کرنے لگے، جس پہ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامتا
तेज रवि से ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। उनके जाते ही आलियाना बेगम मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला घोटती कमरे की जानिब दौड़ लगा गई, जिन्हें देखकर सरगम जैदी भी परेशानी से उनके पीछे हो लिए, जबकि आकाजान भी मुठ्ठियां भेजे तनफन करते परेशान हाल खड़ी बिजान को साथ आने का इशारा करते रूम में चले गए। अब बचे मुर्तसिम और अमल, जो बेचारे कब से होंक बने ये सारी सूरत हाल मुलाहिजा कर रहे थे और सबके रूम में जाते अब एक दूसरे को सवाली नज़रों से देख रहे थे। ये हो क्या रहा है अमल? मेरा तो दिमाग ही माउफ हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा घर घर नहीं किसी फिल्म का सेट हो, जहाँ हर आए दिन एक्शन सीन्स के साथ साथ नए नए ट्विस्ट शूट होते रहते हैं। मुर्तसिम ने हाथों से अदाकारी करते साथ मुंह के जावे बिगाड़े, जैसे कोई कड़वी दवाई मुंह में डाल ली हो, जो ना अंदर जा रही हो ना बाहर आ रही हो, बस मुंह में अटक कर रह गई हो। फिल्म का तो पता नहीं, बट यार मुर्तसिम, मुझे तो इरजाल भाई से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। क्या स्टाइल है, बिल्कुल नॉवेल्स के हीरो की तरह। डायरेक्ट शादी करके घर ही ले आए और आकाजान के सामने निडर होकर अपनी बात पे डटे रहे। उसने पुरजोश होते हुए इरसाल की शान में कसीदे पढ़े। नॉवेल्स पढ़ पढ़ कर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इतनी सीरियस सिचुएशन है और तुम भाई को नॉवेल्स का हीरो इमेजिन कर रही हो। हद है वैसे। मुर्तसिम ने उसकी बेतुकी बात पे उसे सख्ती से घूरा। और तुम भी तो अपने ही घर को किसी फिल्म का सेट करार दे रहे थे, तो ज़रा खुद पर भी तो नज़रसानी करो। वो भी अमल जैदी थी तो मुर्तसिम जैदी को जवाब न दे, ऐसा कैसे हो सकता था? वो बेदूबो तो कहती उसे मसनी खूने लगी। ओफ, तुम जीती मैं हारा, अब खुश? मुर्तसिम ने बात करो बदलते बाकायदा हाथ जोड़े, जिसपे वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के लिए मुंह पर हाथ रख गई। हाँ यही ना बात, तुम अमल जैदी से कभी बातों में नहीं जीत सकते, इसलिए ऐसी कोशिश भी मत क्या करो, समझे? एक अदा से अपने बालों की लट जो चेहरे पर झूल रही थी उसे पीछे झटकती हुई आखिर जुमले पे उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने लगी थी। जिस समझ गया, वो दांत कचकचा कर बोला, वेरी गुड। वैसे एक बात तो बताओ, इरजाल भाई सुबह कौन सा नया धमाका करने वाले हैं? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? उसके तफ्तीशी अंदाज में सवाल दागने पर उसने अबरू उठाए। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। उसे अपनी तरफ मुसलसल तकता पाकर उसने झुंझलाकर कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम सच में नगीन फुप्पू की बेटी हो या फिर तुम्हें बचपन में किसी पागल खाने से उठाकर लाए थे। वो शक और शुबा से आईब्रो उचकाए उसे हुनूस टुकटुकी बांधे देख रहा था, जबकि अपनी इस कदर इज्जत अफजाई पे अमल पेशानी पे तेवर चढ़ाए उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। मुर्तसिम के बच्चे, तुम तो दफा ही हो जाओ। मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? और लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ टिकाए जल भुन कर कह रही थी, हाँ तो और क्या कहूँ? तुम मुझसे तो ऐसे सवाल करी हो जैसे मैं हर वक्त इरजाल भाई के साथ होता हूँ और वो हर काम मुझे बताकर करते। वो तंजिया लहजे में कहता उसके सर पर चप्पत रसीद कर गया। हाँ तो मुझे लगा कि शायद तुम कुछ जानते होंगे, इसीलिए पूछ लिया। उसने वजाहती अंदाज अपनाया। नहीं मिस, मैं कुछ नहीं जानता। आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि इरजाल भाई अपने चहेते यानी रुबा जैदी से हर बात शेयर करते, इसलिए तुम मुझसे नहीं उनसे जाकर पूछो। आई एम श्योर तुम्हें कुछ ना कुछ इन्फो तो मिल ही जाएगी। वो तंजिया अंदाज में कहता उसके कुछ बोलने से पहले ही तेजी से सीढ़ियों के जानिब बढ़ गया तो पीछे वो मुंह बसोर कर रह गई। बेगम बस कीजिए, आप कब तक यूं रो रो कर खुद को हलकान करेगी? सरगम साहब, जो उन्हें कोई पिछले 10-15 मिनट से चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, जो वो होने का नाम ही नहीं ले रही थी, उनके आगे पानी का इलाज करते मन्नत भरी लहजे में गोया हुए, जैदी साहब, मैं रोने किसी और कर भी क्या सकती हूँ? जिस बेटे पे मुझे इतना मान था कि वो कभी हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, आज वो मान टूट गया। जिसकी शादी को लेकर मैंने न जाने कितने ख्वाब देखे थे कि उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी वैसी लड़की ढूंढूंगी, आज वो ख्वाब भी टूट गया। जिसकी सबसे ज़्यादा परवाह की, आज उसी ने अपनी माँ से वो सारी ख्वाहिशात, वो सारी उम्मीदें छीन ली। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरा दिल तो दर्द से फट रहा है, क्योंकि जब एक माँ के ख्वाब टूटते हैं तो वो खुद भी टूट जाती है। उनके ज़ब्त के सारे बंधन टूटे तो वो जो काउच पर विराजमान थी अपनी जगह छोड़ती उठती, उन्हें गिरबान से पकड़कर झंझोड़ती हुई उनके सीने पर सर के शिद्दत गम से चीखी, बस बेगम बस, आप ऐसे मत रोए, सब ठीक हो जाएगा। उनके गिर्द हिसार बनाते उनका सर थपकते दिलासा देने लगे थे। कैसे बस कर दूं? बार बार यही सोच दिमाग में गर्दिश करे कि वो एक अनजान लड़की को इस घर की बहू बना लाया, न जाने किस खानदान से है, कौन है, कुछ इल्म नहीं, तो ऐसे मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? वो उनके हिसार से निकलती दोबारा सुसु करती बोली, कुछ नहीं होगा, वो हमारा बेटा है। रिजाल जैदी जिस लड़की को अपनी बीवी होने का दावा कर रहा है वो हर किस मामूली तो नहीं हो सकती, और वैसे भी अब वो उसे घर ले आया है तो हम पर भी फ़र्ज़ है कि उसे कबूल कर ले, क्योंकि जैसे अमल हमारी बेटी है वो भी तो किसी की बेटी है ना। और एक बात, अपनी बेटे की गलती की सज़ा हम उसे नहीं देंगे। सरगम साहब अपने पोरों से उनके आंसू साफ करते समझाने वाले अंदाज बोले, नहीं जैदी साहब, जो लड़की हमारे बेटे से शादी करके इस घर में आ सकती है तो वो हरगिज़ कोई शादी लड़की होगी, क्योंकि हमारा बेटा ऐसा नहीं कि सरेआम हमसे बगावत करे। उनके दिल में उस लड़की के लिए नफरत की चिंगारी जन्म लिया। नहीं बेगम, हमें तो बहुत मासूम सी लगी। उन्होंने अपनी बहू का दिफा किया। जैदी साहब, आप इसकी तरफदारी मत करें।
کیونکہ آپ ایسی لڑکیوں کو جانتے نہیں جو اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا بیٹا پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رئیس بھی ہے، اور ایک غریب مڈل کلاس لڑکیاں ایسے ہی امیر گھر کے لڑکوں کو اپنے حسن اور معصومیت کے جال میں پھنساتی ہے۔ میں ان جیسی لڑکیوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا، تبھی تو بنا کسی کو بتائے وہ اسے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پتہ نہیں وہ منحوس لڑکی کب سے ہمارے بیٹے کو اپنی اداؤں سے لبھا رہی ہوگی، ورنہ وہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے اس کا اسیر نہیں ہوا ہوگا۔ عالیہ بیگم نے اپنی نئی نویلی بہو کے لیے دل میں موجود زہر اگلا، کیونکہ ان کی نظر میں وہی صحیح تھا جو وہ اخذ کرتی تھی، چاہے پھر سچائی کیسی بھی ہو۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن وہ جو سوچتی تھی اسی کو صحیح قرار دیتی تھی۔ عالیہ بیگم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ ایسے کیسے کسی کو جج کر سکتی؟ ہو سکتا ہے جیسا آپ سوچ رہی ہو سچائی اس کے برعکس ہو۔ ان کی بات پہ ناگواری سے بولے، نہیں زیدی صاحب، میں جیسا سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہے۔ اس لیے آپ بھی اس منحوس لڑکی کی طرفداری کرنا بند کریں۔ آہستہ آہستہ جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی تب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اپنی بات پہ قائم لہجے میں اپنی بہو کے لیے حقارت سموئے انہیں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر واش روم کی طرف بڑھی اور پوری قوت سے دروازہ بند کیا، جس کی دھاڑ پہ زرکم صاحب لب بھیجے رہ گئے، کیونکہ انہیں عالیہ بیگم کا غصہ اور نفرت بیجا لگ رہی تھی، کیونکہ جہاں تک وہ ارسال کو جانتے تھے وہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لیتا تھا، اس لیے اس کی طرف سے کچھ مطمئن تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عالیہ بیگم اب اس لڑکی کو اس گھر میں سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی سوچ کر وہ غم و غصے سے روم سے نکلتے چلے گئے۔